शालिनी देवी अपने भाइयों पर बहुत पैसा खर्च करती तो सौरभ ने पैसे अपनी पत्नी शिखा को भेजने शुरू कर दिए। और वो अक्सर गरीब लोगों की मदद करती तो शालिनी देवी बेटे से कहती कि शिखा को पैसे ना भेजा करो, वो फालतू उड़ाती रहती है। लेकिन सौरभ को शिखा पर भरोसा था और वो उसे पैसे भेजकर कहता छोटी बहन के लिए गहने बना लो ताकि उसकी शादी के काम आए। शालिनी देवी को पता चला तो उसने अलमारी से गहने चोरी कर लिए ताकि वो सच्ची बन जाए। पर नंद की शादी पर शिखा ने अलमारी से गहने निकालकर सौरभ को दिए तो शालिनी देवी हक्का बक्का रह गई क्योंकि उसके पास बाहरी लाउंज में कोहराम मचा था। शालिनी देवी अपने तीनों भाइयों के साथ बैठी थी जिनके जोर जोर से हंसने की आवाज़ किचन में काम करती शिखा को अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। अरे शिखा, ले आओ चाय, या बीरबल की खिचड़ी बनाने बैठ गई हो? शालिनी देवी के एक भाई ने ओछेपन से आवाज़ लगाई तो शिखा सुलग उठी। उसे अपने पति सौरभ के तीनों मामा एक आंख न भाते थे, लेकिन मजबूर थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि शालिनी देवी को अपने भाइयों की बुराई करने वाला इंसान जहर लगता था। उसने जल्दी जल्दी कपों में चाय निकाली और ले जाकर शालिनी देवी के सामने रख दी। अरे वाह शिखा, तुम बहुत सुंदर हो, चाय भी वैसे ही मज़े की बनाकर लाई हो। छोटे मामा ने आंखें मारते हुए कहा तो शिखा को बुरा लगा। वो था भी नशेड़ी और इस समय भी शायद नशा करके ही बैठा था। शालिनी देवी के तीनों भाई जमाने भर के नकारा थे। शिखा को अच्छी तरह पता था कि इस समय वो यहाँ पर क्यों आए हैं। वो पलटकर किचन में चली आई जहाँ स्लैब पर रखा उसका फ़ोन बज रहा था। सौरभ वीडियो कॉल कर रहा था। वो प्यार से उसका हालचाल पूछने लगा। 3 महीने हो गए थे उसे दुबई गए, मगर इन 3 महीनों में वो कई बार फ़ोन कर चुका था। हर महीने काफ़ी रुपए इंडिया भेजने के साथ साथ वो उन सबका हालचाल भी पूछता रहता था। पैसे तो जमा कर रही हो ना, मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रह सकता, मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, सौरभ ने कहा तो शिखा चौंक गई। कौन से पैसे? पैसे तो आप सारे माँ जी को भेज देते हैं। ना ही जाने और आप माँ ही जाने और आप जाने, मुझे तो मांगने पर भी एक रुपया भी नहीं मिलता, शिखा ने हिम्मत करके कह दिया। तो सौरभ थोड़ा हैरान तो हुआ। माँ तो कल शाम मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि उनके पास एक रुपया भी नहीं, मैं उन्हें और पैसे भेजूं? मैं 3 महीनों में लाखों रुपए भेज चुका हूँ, घर का खर्च भी इतना ज़्यादा नहीं, तो फिर आखिर पैसे कहाँ गए? सौरभ परेशान हो उठा था। शिखा ने ठंडी सांस ली और मोबाइल लेकर किचन से बाहर चली आई। आप खुद ही देख लें पैसे कहाँ जाते हैं। उसने कैमरा लाउंज की तरफ कर दिया जहाँ का दृश्य देखकर दुबई में बैठा सौरभ हक्का बक्का रह गया। शालिनी देवी के तीनों भाई डाल टपकाती नजरों से शालिनी देवी के पर्स की ओर देख रहे थे। जिसे खोले वो 500-500 के कई नोट निकाले अपने तीनों भाइयों को दे रही थी। अरे ये पैसे तो कम है दीदी, आपको बताया तो था, मैंने अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। बड़े भाई ने लपक कर पर्स में हाथ डाला और जितने नोट आए हाथ वो निकाल लिए। हाँ हाँ ले लो मेरे भाइयों, तुम ही लोगों के लिए तो हैं। जब से सौरभ दुबई गया है घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। उसकी पत्नी जलती तड़पती रहती है लेकिन मैं उसे एक रुपया भी नहीं देती। हाँ लेकिन तुम लोगों को जब भी पैसों की ज़रूरत हो चिंता मत करना, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, शालिनी देवी ने प्यार से कहा। उनका छोटा वाला भाई भी नोट गिन रहा था जो नशे का आदी था। उसकी तो लॉटरी लग गई थी। पहले नशा पूरा करने के लिए उसे इधर उधर चीज़ें चुरा कर बेचनी पड़ती थीं और अब बैठे बिठाए शालिनी देवी के पर्स से पैसे निकल आते थे। फ़ोन में ये सब देखता सौरभ खौल उठा। इस समय तो उसने कुछ न कहा, फ़ोन काट दिया। मगर अगले दिन ही उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। ये क्या कर रही है माँ? मैं पैसे इसलिए तो नहीं भेजता कि आप अपने निकम्मे और नकारा भाइयों पर उड़ाती रहें। शिखा माँ बनने वाली है, उसे अच्छी देखभाल की ज़रूरत है, उसे पैसे दिया करे। प्रीति की शादी करनी है और उसकी शादी के लिए दहेज के नाम पर अभी तक कुछ नहीं बना। ये सब काम करने के बजाय आप अपने भाइयों को पैसे दे रही हैं, सौरभ ने उससे कहा। तो शालिनी देवी का दिमाग घूम गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरी पत्नी की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं, उसे ही मेरे हंसते खेलते भाई पसंद नहीं, मक्कार कहीं की। शालिनी देवी शायद और भी कुछ कहती मगर सौरभ ने फ़ोन बंद कर दिया। उसे अपनी माँ का अच्छी तरह पता था मगर वो इतनी दूर बैठकर कोई हल तो नहीं निकाल सकता था सिवाय इसके कि उसने महीने के अंत में भेजे जाने वाले पैसे अब शिखा के अकाउंट में भेजने शुरू कर दिए। आ गया सुकून मुझसे पैसे छीन कर। कमीनी औरत, शक्ल से जितनी मासूम है अंदर से उतनी ही चालाक है तू, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। शिखा कमरे से बाहर निकलती तो शालिनी देवी उसे खास जनवरी नजरों से देखते बड़बड़ाती रहती। शिखा अपने आप में शर्मिंदा होती रहती। शालिनी देवी ने उसे बदला लेने में कोई कसर न छोड़ी थी। प्रेग्नेंट होने के कारण शिखा की तबीयत अक्सर ही खराब रहने लगी थी, लेकिन शालिनी देवी उसे पूरा दिन 1 मिनट भी चैन न लेने देती। कोई ना कोई काम होने के बाद वो उसे घंटों घंटों किचन के अंदर खड़ी रखती। शिखा के पाँव सूज जाते, थक हारकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, मगर शालिनी देवी को उस पर दया न आती। घर में अच्छा खासा रुपया पैसा आ चुका था, वो चाहती तो एक कामवाली रख सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कामवाली न रखी बल्कि अपने सारे काम भी शिखा से करवाने लगी। शालिनी देवी तो इस चक्कर में थी कि उन्हें शिखा की कोई ऐसी गलती दिख जाए जिसका बहाना बनाकर वो सौरभ की नज़रों में
उसे गिरा सके, और जल्द ही उन्हें वो गलती भी मिल गई। अगले दिन वो लाउंज में बैठी अपनी नई बनकर आई सोने की चूड़ियों को देख रही थी जब दरवाजा खटखटाकर आरती अंदर दाखिल हुई। आरती उनके पड़ोस में ही रहती थी। दुबली पतली सी विधवा औरत थी। छोटे छोटे 2 बच्चे थे। पति जवानी में ही चल बसा था और वो आसपास के कुछ घरों में काम करती थी, और इस समय भी वो अपने छोटे बच्चे को ही उठाकर लाई थी। क्या बात है आरती, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शिखा ने किचन से निकलते हुए पूछा तो आरती फूट फूट कर रोने लगी। क्या बताऊं भाभी, मेरा छोटा बेटा कल रात से बीमार है। जिन घरों में काम करती हूँ उनमें से किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे उसकी दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। आरती की आवाज़ कांप गई। शिखा की आंखों में उसकी हालत देखकर आंसू आने लगे। लेकिन तभी शालिनी देवी बोली, अरे हमने यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल तो खोल नहीं रखा कि तुम्हारे बेटे को दवाइयाँ दे दें। अपने मायके से जाकर पैसे मांगो। मेरा बेटा वहाँ परदेश में इसलिए नहीं बैठा कि तुम्हारे बच्चों के इलाज के पैसे भेजता रहे। निकलो यहाँ से। आ जाते हैं रोज रोज मुंह उठाकर मांगने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। शालिनी देवी ने नफरत से कहा। आरती बहुत शर्मिंदा हो गई थी, उल्टे पैरों वापस जाने लगी। शिखा को दुख लगा तो उसने आगे बढ़कर आरती को रोक लिया। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उसने पूछा तो आरती ने 200 का कह दिया। हालांकि पैसे कम थे, इतने में दवाई तो ना आती, मगर शालिनी देवी के डर से ये भी बड़ी मुश्किल से मांगे थे। शिखा जल्दी से अंदर गई और जब वापस आई तो 500 के 2 नोट उसके हाथ में थे। ये लो, अपने बच्चे की दवाई ले लो। आरती बहुत खुश हुई और पैसे लेकर उल्टे पैरों घर से बाहर निकल गई। जाते समय भी वो शिखा को आशीर्वाद दे रही थी। हाँ हाँ, मेरे बेटे को परदेश में भेजकर खुद यहाँ याशियाँ कर रही है, इन जैसे गरीबों और भिखारियों को पालती फिर रही है। तेरा तो बस नहीं चलता, यहाँ आश्रम खोल ले। शालिनी रोज की तरह शुरू हो चुकी थी। शिखा वापस किचन में चली गई। उसने सोचा सास कुछ देर में चुप हो जाएंगी, मगर आज शालिनी का चुप होने का कोई इरादा न था। उसने जल्दी से तकिए के नीचे रखा अपना मोबाइल उठाया और सौरभ का नंबर मिला लिया। वो जो वहाँ काम में बिजी था, माँ की आवाज़ सुनकर घबरा गया। अपनी पत्नी को लगाम डाल ले, सारे मोहल्ले का ठेका उठा रखा है कि हमारे घर में खूब पैसा है, दिन रात मेहनत तेरी कमाई की लुटाती रहती है, न जाने कितनों को पाल रही है और हर चोर उचक्के को घर का रास्ता दिखा रही है। शालिनी देवी जब शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही न लिया। अंदर किचन में काम करती शिखा हक्का बक्का रह गई। वो घबरा कर बाहर निकली, मगर दूसरी ओर बैठे सौरभ पर कोई असर ही न था। माँ, मुझे शिखा पर पूरा विश्वास है, वो फालतू में मेरी कमाई कहीं बर्बाद नहीं करेगी। वो समझदार है और इतने समय से मैंने उसे पैसे जमा करने के लिए कहा है, वो मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगी। सौरभ की बात पर शालिनी देवी के तन बदन में आग लग गई। तू तो है ही जोरू का गुलाम, पत्नी के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर सौरभ उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। माँ, शिखा बहुत समझदार है। मैंने उससे कहा है कि मुझे प्रीति की शादी करनी है और उसकी शादी के लिए पैसे जमा करके गहने बना ले। वो यही कर रही है। मैं कुछ महीनों बाद ही इंडिया लौट आऊँगा और मुझे विश्वास है कि तब तक प्रीति की शादी के सारे गहने और दहेज शिखा बना चुकी होगी। आप चिंता मत करें। सौरभ ने फ़ोन काट दिया, मगर शालिनी देवी का दिल चाहा कि पास पड़ा हुआ फूलदान उठाकर शिखा के सर पर मार दे। उन्हें अपनी बहू से अजीब सी नफरत हो गई थी। सौरभ की बात सही थी, शिखा सच में उसके भेजे हुए पैसों में से बहुत कम खर्च करती। शालिनी देवी बहाने बहाने से उससे रुपए मांगती रहती। तब भी शिखा अपनी समझदारी से प्रीति की शादी के लिए अलग रुपए जमा कर रही थी। कुछ महीने गुजरे तो एक दिन वो अंदर से अपना पर्स उठाकर बाहर निकल आई। माँ, आइए ज्वेलर के पास चलते हैं, प्रीति की शादी के लिए गहने बनाने हैं, ऑर्डर दे देते हैं। शिखा की बात पर शालिनी देवी हैरान रह गई, लेकिन प्रीति भी अंदर से बाहर निकल आई थी और भाभी को अपनी पसंद के नेकलेस के डिज़ाइन दिखा रही थी। कितनी चालाक है कलमुही, मेरी बेटी को भी अपने वश में कर लिया है। शालिनी देवी ने शिखा को देखते हुए नफरत से सोचा, लेकिन जाने के लिए तैयार हो गई। शिखा उन्हें अपने साथ लेकर सीधा ज्वेलरी की दुकान में जा पहुंची। प्रीति के पसंद किए हुए डिज़ाइन ज्वेलर को दिखा दिखाकर उससे सारे गहने निकलवा लिए थे। गहनों का ऑर्डर देकर उसने पर्स खोला तो शालिनी देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर तो नोटों की गड्डियां ही गड्डियां थीं। एक बार फिर वो जल भुन कर रह गईं। कैसा बेटा है मेरा, माँ को पैसे भेजने के बजाय अपनी कलमुही को भेजता रहता है। कितना माल जमा करके रखा है इसने, शालिनी देवी नफरत से सोचे गई। ज्वेलर ने 1 महीने बाद गहने उठाने का समय दे दिया। शिखा घर आई तो बहुत खुश थी। उसने उसी शाम फोन करके प्रीति के रिश्ते वालों को बुला लिया। शालिनी देवी अंदर ही अंदर जल भुन रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। शाम में रिश्ते वाले आए तो शिखा ने सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। आपकी बहू बहुत सुघड़ है, हमें भी बस ऐसी ही बहू चाहिए, बहुत भाग्यशाली हैं आप। प्रीति की होने वाली सास ने शिखा की तारीफ की तो शालिनी जन भूल कर रह गई। रिश्ते वालों के सामने ही सौरभ का फोन आया। उसने भी प्रीति की होने वाली सास से बात की। 2 महीने बाद उसने अपने आने का समाचार सबको सुना दिया। ये तय हुआ कि 2 महीने के बाद जब वो आएगा तो उसके आने के तुरंत बाद प्रीति की शादी कर दी जाएगी। घर में दिन रात शादी की तैयारियां चलने लगी। सौरभ ने इस महीने ज़्यादा पैसे भेजे थे तो शिखा उन पैसों से जाकर प्रीति के दहेज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीद कर ले आई थी।
शालिनी देवी का तो ये हाल था कि उन्हें किसी करवट चैन नहीं आ रहा था। हर पल उनका बस यही दिल चाहता कि वो शिखा की चुटिया पकड़कर उसे घर से निकाल दे। अपने घर में उन्हें चलती फिरती वो एकाक ना भाती थी। एक दिन उन्होंने सौरभ को फ़ोन किया। बेटा, शादी तेरी बहन की है, यानी मेरी बेटी की। तू पैसे अपनी पत्नी को भेजता रहता है, वो तो पराए घर से आई है। शादी के 100 काम होते हैं, तो पैसे मुझे भेजा कर। उन्होंने कहा, मगर सौरभ हंस दिया। अम्मा, आपके हिस्से के पैसे तो आपको ही भेजता हूँ। प्रीति की शादी की तैयारी शिखा बहुत अच्छी कर रही है। उसने बताया कि वो गहने भी बनने के लिए दे आई है और दहेज का भी काफ़ी सारा सामान बना लिया है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, इसीलिए पैसे उसी को भेजता हूँ। शालिनी देवी को दिन रात घबराहट होने लगी थी और उस शाम उनका सबसे छोटा भाई भी उनसे मिलने आया। दीदी, आपने कितना समय हो गया, 1 रुपया भी नहीं दिया। अपना घर तो आपने सामान से भर लिया है। कितने दिन हो गए, मुझे तो 2 टाइम के खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। उसने रोती सूरत बनाकर कहा तो शालिनी का दिल हाथों में आ गया। उन्होंने झट से पर्स में पड़े पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए, लेकिन वो इन पैसों से खुश न था। उसे 50,000 रुपये चाहिए थे, मगर इतने पैसे तो शालिनी के पास थे ही नहीं। उनका छोटा भाई गुस्से से उठा और बाहर निकल गया। उसे तो जुए में हारे हुए रुपए भरने के लिए पैसे चाहिए थे, मगर अब बहन पैसे देने को तैयार न थी। लेकिन उसके इस तरह गुस्से से जाने पर शालिनी देवी का दिल घबराने लगा। वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में टहलने लगी। उन्हें शिखा पर बहुत गुस्सा आया। उसी पल दरवाजे की डोर बेल बजी। शिखा ने अंदर से आकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही ज्वेलरी की दुकान पर काम करने वाला एक लड़का खड़ा था। भाभी, सारे गहने चेक कर लें, आपके ऑर्डर के अनुसार बने हैं। उसने सारे डिब्बे खोल खोल कर दिखाए। शिखा समेत प्रीति की आंखों में भी खुशी थी। गहने बहुत सुंदर और कीमती थे। शिखा ने जल्दी से डिब्बे लिए और रसीदें ले ली और सारे गहने अंदर अपनी अलमारी में जाकर सुरक्षित रख दिए। गहनों को देखते ही शालिनी देवी की आंखों में चमक सी लहराई। इन गहनों से तो उनके कई काम हो सकते थे। उनके छोटे भाई की मदद भी हो सकती थी, और अगर घर में गहने ही ना होते तो सौरभ को भला शिखा क्या दिखाती। वो तो यही समझता कि शिखा झूठ बोलकर उससे हर महीने इतने रुपए ऐंठती रही है। उसके दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। आखिर कुछ देर सोचने के बाद उसने एक प्लान बना ही लिया। शिखा थकी हारी किचन में खाना बनाकर बाहर निकली तो निढाल हो रही थी। माँ जी, मैं कुछ देर आराम कर लूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। मगर शालिनी मुस्कुरा दी। अरे नहीं नहीं, अभी आराम ना कर, जल्दी से जा, इतना अच्छा खाना बनाया है, थोड़ा खाना निकाल कर उस आरती को दे आ। बेचारी ना जाने कब से अच्छा खाना नहीं खाया होगा। शालिनी की बात पर शिखा हैरान हो गई और अपनी थकावट भूल गई और लपक कर किचन में गई और जल्दी से खाना पैक करके बाहर ले आई। आरती के घर से उसकी आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब था कि वो काम करके वापस आ चुकी है। माँ जी, मैं अभी आई, शालिनी से बोलकर शिखा घर से बाहर निकल गई। शालिनी मुस्कुरा रही थी। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा। दबे पैरों शिखा के कमरे में चली गई। हर चीज़ बहुत अच्छे से रखी थी। सामने ही अलमारी थी। उसने आगे बढ़कर अलमारी खोली। सामने ही गहनों के डिब्बे चमक रहे थे। उसने सारे डिब्बे उठा लिए। सोने की चमक से उसकी आंखें फैलने लगी। इस बार तो सौरभ से इस कलमुही को मार खिलवा कर ही रहूंगी। शालिनी ने दिल ही दिल में सोचा और अलमारी बंद करके चाबियां वापस रख दी। गहनों के सारे डिब्बे फटाफट लाकर उसने अपने कमरे में छुपा दिए थे। वो बड़ी खुश थी। रह रहकर उसे बस यही विचार आ रहा था कि सौरभ किस तरह बेइज्जत करके शिखा को इस घर से निकालेगा। वो दृश्य तो देखने लायक होगा। शालिनी बड़ी बेताबी से प्रतीक्षा करने लगी। उसने जल्दी से फोन उठाया और अपने सबसे छोटे भाई का नंबर मिला लिया। हाँ राकेश, तूने पैसों का कहा था ना, पैसों की व्यवस्था हो गई है। बस तू चिंता मत कर, आज रात को आ जाना, अच्छा सा खाना भी खिलाऊंगी और साथ ही मैं तुझे इतने गहने दूंगी कि वो सारे बेचकर तेरे रुपए की व्यवस्था हो जाएगी। शालिनी ने कहा तो दूसरी ओर उसका निकट्टू भाई जो जुए की बाजी लगा रहा था खुशी से उछल ही पड़ा। उसने रात में आने का पक्का वादा कर लिया। शालिनी शिखा की नफरत में ये भी भूल गई थी कि ये गहने शिखा के नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी प्रीति के थे, जिसकी शादी तय हो चुकी थी और सौरभ के आते उसकी विदाई करनी थी। मगर शालिनी तो सिर्फ और सिर्फ शिखा को नीचा दिखाना चाहती थी। वो अंदर अपने कमरे में गहनों के डिब्बे छुपाकर रख ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर आहट हुई। ये शिखा इतनी जल्दी वापस आ गई, शालिनी गुस्से से सोचती हुई बाहर आई, लेकिन सामने ही दरवाजे पर सौरभ को खड़ा देखकर उसकी आंखें हैरत के मारे फैल गईं। वो दुबई से वापस आ गया था। उसका बड़ा सूटकेस उसके हाथ में था। माँ को देखते ही उसने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शालिनी भी दूर खुश होकर अपने बेटे से मिली। दुबई से लौटकर वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया था। शिखा कहाँ है माँ, नजर नहीं आ रही, उसने आते ही शिखा का पूछा तो शालिनी का गला कड़वा हो गया। अरे यहीं कहीं पड़ोस में गई होगी, हर समय मारी मारी फिरती रहती है गलियों में, ना उसे अपनी सेहत का ख्याल है न हालत का। सारा दिन लोगों के घरों में घूमती रहती है और घर का काम काज मुझ बूढ़ी को करना पड़ता है। शालिनी ने कहा तो सौरभ के माथे पर परेशानी से बल पड़ गए। शिखा को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस हालत में इतना घूमना फिरना ठीक नहीं। सौरभ ने कहा तो शालिनी खुशी से उछल पड़ी।
उसकी चाल सफल रही थी। थोड़ी ही देर के बाद शिखा घर वापस आ गई। सौरभ को देखकर वो भी हैरान रह गई। सौरभ ने उसे चाय बनाने का कहा और चाय पीने के बीच ही वो बोला, मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको सरप्राइज दे दूं। अब मैं आ गया हूं तो प्रीति की शादी की डेट तय कर देते हैं। आज शाम में रिश्ते वालों को बुला लें। 2 सप्ताह बाद प्रीति की विदाई कर देते हैं। गहने और दहेज तो सारा बना हुआ है, देर किस बात की। सौरभ की बात पर शिखा मुस्कुराने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो शालिनी थी। अब मजा आएगा। अब जब सौरभ को पता चलेगा कि शिखा के पास गहने तो है ही नहीं। सौरभ ने वहीं बैठे बैठे प्रीति के होने वाले ससुराल वालों को फोन कर दिया। वो भी सौरभ के अचानक आने से हैरान थे, मगर उन्हें तो जल्दी शादी होने की बहुत खुशी थी। उन्होंने शाम में आने की हामी भर ली। सौरभ ने शिखा को कह दिया था कि वो अच्छे अच्छे खाने बना ले, आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शिखा बहुत खुश थी, मगर सिर्फ शालिनी ही थी जो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसने तो शाम में अपने भाई को बुलाया था। अच्छा है, ये लोग मेहमानों में बिजी होंगे तो मैं मौका देखकर सारे गहनों के डिब्बे उसे दे दूंगी। शालिनी ने दिल ही दिल में सोचा और खुश हो गई। लेकिन प्रीति के ससुराल वाले थोड़ा जल्दी आ गए। सौरभ से मिलकर वो लोग उससे बातें करने लगे। वो मिलनसार और सीधे से लोग थे। उन्होंने 2 सप्ताह बाद शादी की तारीख दे दी। उन्हें कोई काम था, इसलिए खाने के तुरंत बाद ही वो लोग उठकर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया तो खाने की टेबल पर से शालिनी जल्दी से उठने लगी, मगर सौरभ ने कहा, माँ आप कहाँ जा रही हैं? 1 मिनट जरा बैठें, देख तो लें कि शिखा ने आखिर कैसे गहने बनवाए हैं जिनकी तारीफ ये दिन रात मुझसे करती रहती है। सौरभ ने शरारत से कहा तो शिखा मुस्कुरा दी। जाओ ना शिखा, जरा अंदर अलमारी से वो सारे गहने निकाल कर ले आओ जो तुमने प्रीति के लिए बनवाए हैं। मैं हर महीने तुम्हें इतने रुपए भेजा करता था, कहीं सब फालतू खर्च तो नहीं कर दिए? सौरभ ने मजाक में कहा। शिखा मुस्कुरा दी। अरे नहीं, आप चिंता मत करें, मैंने बहुत सुंदर गहने बनवाए हैं। आपकी भेजी हुई पूंजी का 1 रुपया भी बर्बाद नहीं किया। मैं अभी सारे गहने निकाल कर लाती हूँ। शिखा उठी तो शालिनी के होठों पर एक मुस्कुराहट से बिखर गई। हालांकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे पता था कि अभी शिखा की जी भरकर बेइज्जती होने वाली है। सौरभ शायद गुस्से के मारे उसे घर से ही निकाल दे। शिखा अंदर जा रही थी और शालिनी को पता था कि अलमारी में गहने तो हैं ही नहीं। अब ये क्या निकाल कर लाएगी? वो सौरभ की ओर मुड़ी और बोली, मुझे तो नहीं लगता कि उसने कुछ गहने बनवाए भी हैं, क्योंकि जितने पैसे तू भेजा करता था सारे तो ये अपने मायके वालों को दे दिया करती थी या मोहल्ले के गरीबों में बांट देती थी। उसके अपने खर्चे भी कुछ कम नहीं। बस तुझे बेवकूफ़ बना रखा है कि तेरी बहन के लिए गहने बना रही है। सारा रुपया ये सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करती रही है। देख लेना, अभी सबूत तुम्हें मिल जाएगा। शालिनी ने कहा तो सौरभ के माथे पर बल पड़ गए। माँ फालतू के शिखा के ऊपर आरोप तो न लगाएं। सौरभ ने कहा तो शालिनी ने गुस्से से मुंह घुमा लिया। अरे इस कलमुही की औकात ही यही है। अभी तेरे सामने सारी सच्चाई आ जाएगी जब इसको अलमारी से गहने का एक डिब्बा भी नहीं मिलेगा। उसने कहा। अगले ही पल शिखा कमरे से बाहर निकली, लेकिन ये देखकर शालिनी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं कि शिखा के हाथों में तो गहनों के वो सारे डिब्बे थे जो आज सुबह शालिनी ने उसके कमरे से चुरा लिए थे। वो बड़ा खुशी खुशी वो सारे डिब्बे लाकर सौरभ के सामने रख रही थी। शालिनी का दिल दहल गया। उसने घबराकर डिब्बा खोल के देखा। डिब्बा वही था और उनके अंदर चमकते हुए गहने भी। ये कैसे हो सकता है? सारे गहने इसके पास कैसे हो सकते हैं? सारे गहने तो मैंने खुद चुराए थे। उसने अपने सर पर हाथ मारा, मगर सौरभ मुस्कुराते हुए एक एक चीज उठाकर देख रहा था। अरे माँ, आप तो फालतू में परेशान हो रही थी। देखिए ना, शिखा ने कितने सुंदर गहने बनवाए हैं, मुझे इस पर पूरा भी विश्वास था। सौरभ कह रहा था, जबकि शालिनी का ये हाल था कि कांटों के शरीर में खून नहीं। उसने नजर उठाकर शिखा को देखा, लेकिन वो सिर्फ सौरभ और गहनों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। गहने तो उसने खुद सुबह चुराए थे। उसके मुंह पर पसीना आने लगा। तभी उसे अपने भाई की आवाज़ आई। वो नशा करके आया था और आते ही ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, अरे दीदी कैसी हो? आपने कहीं मेरे गहने किसी को दे तो नहीं दिए? माफ़ करना, मुझे ज़रा देर हो गई। आज एक की बजाय 2 बोतलें पीने के लिए बैठ गया था, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। सौरभ ने गुस्से से उसकी ओर देखा। कैसे गहने? उसे कौन से गहने देने थे आपने माँ? सौरभ ने माँ से सवाल किया, लेकिन शालिनी का तो रंग ही पीला पड़ गया था और घबराई हुई नजरों से कभी सौरभ को देखती और कभी अपने भाई को, जो अब कुर्सी घसीट कर बैठ रहा था। लाओ ना दीदी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। सुबह ही तो तुमने कहा था कि तुमने कहीं से गहने चुराए हैं और वो तुम मुझे दोगी ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं। शालिनी के भाई की बात पर सौरभ के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा फैल गया। ये क्या बकवास कर रहा है? कहाँ से गहने चुराए थे आपने माँ? वो माँ से सवाल कर रहा था, लेकिन शालिनी के मुंह में जबान होती तो जवाब देती। शिखा भी हैरान खड़ी सारा खेल देख रही थी। कुर्सी पर चुपचाप बैठी प्रीति उठी। मैं बताती हूँ। माँ ने सारे गहने शाम को भाभी के कमरे से चुरा लिए थे। उन्होंने भाभी को बहाने से खाना देकर पड़ोस में भेजा और फिर उनके कमरे में जाकर सारे गहने उठाकर ले आई। माँ कह रही थी कि वो भाभी को सबक सिखाना चाहती हैं। जब आपको अलमारी में से गहने मिलेंगे ही नहीं तो आपको लगेगा कि भाभी ने सारा पैसा झूठ बोलकर मंगवाया है। लेकिन मैं घर में ही थी और मैंने ये सब देख लिया। ये गहने भाभी के होते
तो शायद मैं चुप रहती, लेकिन ये गहने मेरे हैं और मेरी शादी के लिए भाभी ने बनवाए हैं, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकी। माँ के इधर उधर होते ही मैंने गहनों के डिब्बे वहाँ से निकाले और अब वापस भाभी की अलमारी में रख दिए। मुझे नहीं पता था कि आज रात ही ये भांडा फूट जाएगा। प्रीति की बात पर शालिनी का ये हाल था कि वो वहीं जमीन में गड़ी जा रही थी। शिखा भी हक्का बक्का अपनी सास को देख रही थी, जबकि सौरभ की आंखों में तो माँ के लिए इतनी नफरत थी कि जिसे देखकर शालिनी का दिल चाहा कि धरती फटे और वो उसमें समा जाए। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी नफरत में हम सब की जड़ें काटने पर तुली हैं, ये सोचे बगैर कि ये रुपया मैंने कितनी मेहनत से कमाया है। आप उसे अपने भाई को देने वाली थी। ये प्रीति की शादी के गहने हैं, ये गहने ना होते तो उसकी शादी कैसे होती। आपने ये सब ना सोचा, बस आपको सिर्फ शिखा से नफरत याद रही। सौरभ माँ को बेइज्जत कर रहा था, जबकि वो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। वो तो दिन दहाड़े पकड़ी गई थी, शिखा के साथ उनकी नफरत सबके सामने आ गई थी। ये तो अच्छा था कि मैं शिखा के बारे में आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। वो एक अच्छी लड़की है, खबरदार अगर आपने उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप सबकी हरकतें देखकर मैं अब दोबारा दुबई जाऊंगा ही नहीं। मैं यही इंडिया में रहूंगा ताकि मेरी पीठ पीछे आप मेरी पत्नी बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। शिखा सच्ची और आप झूठी। सौरभ ने बात ही खत्म कर दी थी। शिखा की आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर वो खुश थी कि उसका पति उस पर विश्वास करता है। शालिनी शर्मिंदगी से बैठी थी। उसका भाई नशे में लड़खड़ा रहा था, उठकर घर से बाहर चला गया। सौरभ ने भी शिखा का हाथ थामा और उसे अपने कमरे में ले गया, जबकि शालिनी शर्मिंदगी से वहीं कुर्सी पर सर झुकाए बैठी रह गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।